सीमा, नीमा और गीता 3 बहनें थीं। तीनों बहनें बड़ी बातूनी थीं और साथ ही बहुत घमंडी भी थीं। उनके पड़ोस में 3 बांझ बहुएं अंजू, मंजू और संजू रहती थीं। एक दिन वे तीनों बहनें अंजू, मंजू और संजू का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, झूठ बोले कौआ काटे। एक बात बोलूं भाभी, आप तीनों तो सूखी बेल हैं। भला सूखी बेल पर भी कभी फल लगते हैं? सालों बाद भी बच्चा गोद में नहीं है। अब लगता नहीं कि तुम तीनों कभी गर्भवती भी हो पाओगी। बच्चा जन्ना तो तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। बांझ होने का दुख क्या होता है तुम क्या जानो, ये तो हम ही समझ सकती हैं। बच्चा पैदा करने का दम तो है नहीं, बस बहाने बनाती हो। देखना, इस जन्म में तो तुम तीनों कभी गर्भवती हो ही नहीं सकती। गीता यह कह रही होती है कि तभी अंजू, मंजू और संजू की सास पद्मा आ जाती है। उनको बहुओं पर ताने कसते देख सास को ताव आ जाता है और वह तीनों बहनों से कहती हैं, मेरी बहुएं तो भले उम्र भर गर्भवती ना हो, पर भगवान करे तुम तीनों बहनें कुंवारी ही गर्भवती हो जाओ। तुम दिखाओ बच्चे पैदा करने का दम। झूठ बोले कौआ काटे। चाची, भगवान के चाहने से भी हम कुंवारी तो गर्भवती कभी ना हो सकती, पर शादी के बाद जरूर हो जाएंगी। हाँ, हम आपकी बहुओं की तरह बांझ थोड़ी ना हैं। चुप करो, मेरी बहुओं को बांझ कहा तो आज के बाद घर में ना घुसने दूंगी। हाँ। अरे चाची, इतना भी बुरा क्यों मानती हो? हम तो बस मजाक कर रही थी। झूठ बोले काला कौआ काटे। आखिर अंजू, मंजू और संजू भाभियां ही तो हैं हमारी, क्यों बहनों? उस दिन के बाद पद्मा को अपनी बहुओं का बांझपन श्राप सा महसूस होने लगता है और वह उनको गर्भवती देखने के लिए सब तरह के जुगाड़ बैठाने में जुट जाती है। इसी मकसद से एक दिन वह पहाड़ी वाले सिद्धू बाबा के पास जाती है और उन्हें अपनी बहुओं की समस्या बताते हुए कहती हैं, बस सिद्धू बाबा जी, मेरी बहुएं गर्भवती हो जाएं तो मैं गंगा नहाऊं। अरे सिद्ध हैं तभी तो सिद्धू हैं हम। ऐसा भभूत देंगे कि गजब हो जावेगा। बांझपन छू 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 मंतर हो कहीं के भाग जावेगा। बात कुछ भेजे में घुसी नहीं बाबा। अरे नहीं घुसी तो घुसाई लो ना। ये बाबा भभूत का 3 पुड़िया लो और तीनों को ताजा दूध मां 1-1 पुड़िया घोल कर पिलाए दो। चमत्कार हो जाएगा। यह सुनकर पद्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह खुशी खुशी घर आती है और अपनी तीनों बहुओं को 1-1 पुड़िया देकर उसे दूध में घोलकर पीने की बात कहती है। मगर जैसे ही उसकी बहुएं दूध में पुड़िया घोलती हैं, उनके पति आ जाते हैं और वे दूध के गिलास वहीं छोड़ उनको खाना देने में लग जाती हैं। बदकिस्मती से उसी समय सीमा, नीमा और गीता भी उनके घर आ जाती हैं। दूध के गिलास देख उन तीनों का मन ललचा जाता है। झूठ बोले कौआ काटे। हम 3 बहनों के लिए दूध के 3 गिलास, तो फिर सोचना क्या, चलो पी लेते हैं। यह कहकर वे तीनों बहनें 1-1 गिलास उठाकर झट से दूध को गटक जाती हैं। यह देख अंजू, मंजू और संजू तीनों हैरान रह जाती हैं। माँ जी, वो पुड़िया वाला दूध तो वो तीनों बहनें गटक गईं। कौन तीनों? वही सीमा, नीमा और गीता। सत्यानाश! गांव भर में कुंवारी पेट दिखाएंगी तो किसे शर्म ना आएगी? क्या हुआ माँ जी? हुआ तेरा सिर। बाबा की पुड़िया पीकर गर्भवती तुम्हें होना था और हो गई वो तीनों बहनें। अब तो भगवान ही बचाए। कुछ दिन बाद सचमुच ही सीमा, नीमा और गीता गर्भवती हो जाती हैं और उनका पेट बढ़ने लगता है। यह देख गांव वाले उनके चरित्र पर सवाल करने लगते हैं। घोर कलयुग आ गया, अब तो कुंवारी लड़कियां भी गर्भवती होने लगी। एक बहन होती तो भी कुछ समझ आता, यहाँ तो तीनों की तीनों बहन गर्भवती हैं। थू है इन पर, थू। सीमा, नीमा और गीता का भाई अरुण उन तीनों पर बहुत भरोसा करता था, पर उनके गर्भवती होने पर उसका अपनी बहनों की तरफ से भरोसा टूट जाता है और वो कहता है, मैंने तुम तीनों का रिश्ता तय तो कर ही रखा था, क्या कुछ दिन और नहीं रुक सकती थी? कुंवारी ही गर्भवती होना जरूरी था क्या?
झूठ बोले कौआ काटे। भैया, हम तीनों तो गंगा मैया के समान पवित्र हैं। सीमा ठीक कहती है भैया, हमें तो यह भी नहीं पता कि हम गर्भवती हो कैसे गईं। अब झूठ बोलने से क्या फायदा मेरी बहनों, पहले बताती तो कुछ और बात थी, पर अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। हम सच कह रही हैं भैया, हम तीनों का तो किसी लड़के से कोई दूर दूर का भी संबंध नहीं है। रहने दो, कहीं जाकर डूब क्यों नहीं मरती तुम तीनों। अरुण यह कह ही रहा होता है कि तभी पद्मा उनके घर आ जाती है। पद्मा उसकी बात सुनकर कहती है, लड़कियां ठीक कह रही हैं बेटा, ये तीनों मर्दों से गर्भवती नहीं हुई हैं। अरे कैसी बातें करती हो चाची आप, भला बिना किसी मर्द के छुए कोई स्त्री कभी गर्भवती हो सकती है? वो तो मैं नहीं जानती बेटा, पर इतना जरूर जानती हूँ कि तेरी तीनों बहनें सिद्धू बाबा की चमत्कारी पुड़िया से गर्भवती हुई हैं। ये क्या कह रही हो चाची? बेटा, जो कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ, सुनोगे तो यकीन आ जाएगा। यह कहकर पद्मा अरुण और उसकी बहनों को सारी सच्चाई बता देती है। उसकी सच्चाई सुनकर सीमा, नीमा और गीता तीनों बहनों का सिर झुक जाता है। वे तीनों पद्मा से माफी मांगते हुए कहती हैं, झूठ बोले कौआ काटे। चाची, हमसे बड़ी भूल हुई। हमने आपकी बांझ बहुओं का मजाक उड़ाया। हमें माफ करना चाची, हमें अपने कर्म की सजा मिल गई। चाची, आपकी वाणी सच हुई। देखो तो, हम तीनों बहनें कुंवारी ही गर्भवती हो गई। उन बातों को भूल जाओ और अब आगे की सोचो बेटा। चाची, अब तो इस सिद्धू बाबा से ही मिलना पड़ेगा। ये बाबा रहता कहाँ है? सिद्धू बाबा पहाड़ी पर रहता है। अरुण अपनी तीनों बहनों को साथ लेकर पहाड़ी पर जाता है, मगर वहाँ सिद्धू बाबा नहीं मिलते। भाई, सिद्धू बाबा से मिलना है। पापा तो हरिद्वार गया है। कब लौटेंगे बाबा? 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे बाबा को यहाँ लौटने में। यह सुनकर अरुण निराश हो जाता है और फिर अपनी तीनों कुंवारी गर्भवती बहनों को लेकर घर आ जाता है। मगर फिर कुछ ही दिनों में उसकी कुंवारी गर्भवती बहनों की बदनामी कुछ ज्यादा ही होने लगती है। अब तो गांव में रहना मुश्किल ही होता जाएगा। जैसे जैसे दिन चढ़ते जाएंगे मेरी बहनों की बेइज्जती भी बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा तो मैं ये गांव ही छोड़ दूं। यही सोचकर अरुण अपनी गर्भवती बहनों से कहता है, चलो तैयारी करो, हम आज ही ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। झूठ बोले कौआ काटे। भैया, हम गांव छोड़कर क्यों जाएं? ये तो भगवान का किया कर्म है, हमारा अपराध थोड़ी ना है। ये ज्ञान बघाड़ने का समय नहीं है। यह कहकर अरुण अपनी तीनों बहनों को लेकर घर से निकल जाता है। पर हम जाएंगे कहाँ भैया? हम बाबा को ढूंढने हरिद्वार जाएंगे, क्योंकि अब वही हमारी इज्जत बचा सकता है। अरुण सब छोड़ अपनी बहनों के साथ गांव से हरिद्वार पहुंच जाता है, मगर हरिद्वार आकर भी उसका मन शांत नहीं रह पाता। उस सिद्धू बाबा को ढूंढने के चक्कर में तो मेरी भूख प्यास ही खत्म हो गई। अब क्या करूं? वो नहीं मिला तो मैं गंगा में डूबकर मर जाऊंगा। भाई की यह हालत देख बहनों का दिल टूट जाता है और वे आपस में फैसला करती हैं। झूठ बोले कौआ काटे। भाई के गंगा में डूबकर मरने से पहले हम ही क्यों ना डूब मरे। तुम ठीक कहती हो बहन, ये सब हमारे कारण ही तो हो रहा है। हमारे मरने से कम हमारा भाई तो जिंदा रहेगा। यही सोचकर वे तीनों गर्भवती बहनें एक दिन अरुण से नजर बचाकर गंगा में डूबकर मरने की कोशिश करती हैं, मगर सिद्धू बाबा उन्हें बचा लेते हैं और पूछते हैं, अरे ऐसे गंगा में डूबकर क्यों मरना चाहती हो? हम गर्भवती हैं बाबा। वो तो दिख ही रही हो, पर मरना क्यों चाहती हो? बाबा के यह पूछने पर तीनों बहनें अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाती हैं। उनकी कहानी सुन सिद्धू बाबा कहते हैं, वो सिद्धू बाबा मैं ही हूँ। मैं तुम तीनों को अभी ठीक कर देता हूँ, पर वादा करो कभी किसी के दुख तकलीफ का मजाक नहीं बनाओगी। कभी नहीं बनाएंगी बाबा, कभी नहीं। यह सुनकर बाबा खुश हो जाते हैं और उन तीनों को ठीक कर देते हैं। फिर अरुण चिंता मुक्त हो जाता है और अपनी बहनों की धूमधाम से शादी करता है। इमली ले लो, खट्टा मीठा चूरन ले लो, कच्चे आम का पापड़ ले लो।
ललिता की आवाज रोज एक सरकारी स्कूल के बाहर ऐसे ही सुनाई पड़ती थी। वहीं उसकी 10 साल की बेटी मर्सी पढ़ती थी। पति की मौत के बाद बस यही उसकी कमाई का जरिया था। गांव में उनका एक मिट्टी से बना घर और एक खेत का छोटा सा टुकड़ा था। ललिता उसे बो सके, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। ललिता की ननद संतोषी ने उसे हड़पने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने वह संतोषी को नहीं दिया, जिसके कारण संतोषी ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। माँ, बहुत गर्मी पड़ रही है, चलो ना कुछ दिन के लिए बुआ के यहाँ चलते हैं। उनके यहाँ एसी है, वहाँ तो इतनी ठंडक रहती है कि इन गर्मियों में भी रजाई ओढ़ने का मन करता है। पागल तो नहीं हो गई तुम? जानती नहीं हो कि तुम्हारी बुआ कितनी अमीर है? टूटा फूटा जैसा भी है, लेकिन अपना घर अपना है, हम कहीं नहीं जाएंगे। मर्सी अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो गई और सो गई। अगले दिन मर्सी स्कूल चली गई और ललिता अपना सामान बेचने। तभी किसी ने खबर दी कि उनका घर गिर गया है। ललिता अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका कच्चा घर गिरा पड़ा है। ललिता ने मर्सी को सीने से लगाते हुए कहा, शुक्र है भगवान का कि हम दोनों घर पर नहीं थे, वरना दोनों माँ बेटी इस मलबे के नीचे दबकर मर गए होते। माँ, हमारा घर तो गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे? लगता है आज बरसों बाद तुम्हारी बुआ के घर जाना पड़ेगा। जब तक हमारा घर ठीक नहीं होता वहीं रुकेंगे, इसके अलावा कहीं कोई दूसरा आसरा नहीं है। मुसीबत के समय न जाने उनका मन पिघल जाए। मर्सी बहुत खुश हुई। वह तो कब से अपनी बुआ के घर जाना चाहती थी। वहां पहुंचकर जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो संतोषी की आवाज आई, आती हूँ, पता नहीं कौन बदतमीज है दरवाजे पर, इतनी गर्मी में भी चैन नहीं है। दरवाजा खोलने के बाद वह बोली, तुम लोगों ने तो सारी शर्म बेच खाई, बच्ची को लेकर ही भीख मांगने आ गई। जाओ कहीं और से मांगो। बुआ, हम भिखारी नहीं हैं, ये माँ है और मैं मर्सी, आपने हमें पहचाना नहीं। मर्सी? ओह मर्सी, ये क्या भिखारियों सा हाल बना रखा है? जल्दी अंदर आओ, कोई देखेगा तो हमारी इज्जत का तो फलूदा बन जाएगा। गंदे कपड़े, हाथ में पोटली, चप्पलें मिट्टी में सनी हुई, किसको बताऊंगी कि ये मेरे मायके वाले हैं। जल्दी बाथरूम में जाओ और नहाकर ढंग से कपड़े पहन लो, कहीं किसी ने पहचान लिया तो मेरी तो घोर बेइज्जती होगी। हाँ। मर्सी और ललिता ने नहा धोकर संतोषी के दिए हुए कपड़े पहन लिए। संतोषी ने पूछा, अब बताओ यूं फटे हाल कैसे आना हुआ? दीदी, हमारा घर ढह गया है, सोचा कि जब तक घर सही नहीं हो जाता यहाँ रह ले। अच्छा, घर गिर गया तो इधर को दौड़ लिए। कितनी बार कहा था कि वो जमीन मुझे दे दो, पर नहीं। मेरे पति की निशानी है, अब पड़ी ना मेरी जरूरत। दीदी, जल्दी ही मैं अपने घर को रहने लायक बना लूंगी और चली जाऊंगी। घास फूस से घर नहीं बनते, पैसा लगता है, पैसा। चाय लाती हूँ, वरना कहोगी कि एक कप चाय भी नहीं पिलाई। संतोषी चाय लेने चली गई। माँ, बुआ ये कैसी बातें कर रही हैं? मर्सी, तुम्हारी बुआ को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है। कुछ देर बाद संतोषी चाय ले आई और बोली, साफ सीधी बात है भाभी, 2-4 दिन रह लो, लेकिन ज्यादा दिन मैं भी नहीं रख पाऊंगी। हाँ, सिम्मी के पापा को पता चला तो खामखा नाराज होंगे। पीछे सर्वेंट क्वार्टर खाली है, वहीं आराम करो, खाना वहीं भिजवा दूंगी। ललिता पर तो जैसे बिजली टूट गई। समझ नहीं आया कि रुके या चली जाए, लेकिन रुकने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। संतोषी ने उन्हें बिना पंखे का कमरा दिया। एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छर। मर्सी रात भर नहीं सो पाई और बोली, माँ, बुआ तो बहुत गंदी है। मुझे लगा था कि बुआ हमें एसी वाले कमरे में सुलाएंगी, मगर यहाँ तो पंखा भी नहीं है। कम से कम वहाँ हम अपने आंगन की खुली हवा में तो सोते थे। मैं ना कहती थी बेटी कि अपना घर अपना होता है। तुम्हारी बुआ बहुत अमीर है, वो रिश्तों को नहीं पैसों को अहमियत देती है। 4 दिन बाद ललिता ने संतोषी को नौकर से बात करते सुना। वह कह रही थी, अरे
ये इतना खाना ले जाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि इतना अच्छा खाना देखकर ये माँ बेटी यहाँ से जाने का नाम ही ना ले। जाओ, ये ताज़ा खाना यहीं रखो और ये बासी खाना ले जाओ। ये सब सुनकर ललिता से नहीं रहा गया और वह बाहर आकर बोली, दीदी, बुरे समय में आपकी शरण ली थी, वरना हमारा यहाँ आने का कोई मन नहीं था। नहीं चाहिए आपकी मदद, हम जा रहे हैं। अरे लगता है बुरा मान गई। दरअसल सिम्मी के पापा का काम नहीं चल रहा, पैसे की बहुत किल्लत है, इसीलिए कह रही थी। अच्छा ठीक है, जाती हो तो जाओ, मैं कैसे रोक सकती हूँ। वैसे वो खेत का टुकड़ा मुझे दे दो तो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। कभी नहीं दूंगी और नहीं चाहिए आपकी मदद। ये कहकर ललिता मर्सी के साथ अपने घर आ गई। ललिता रोते हुए बोली, अब कैसे बनाऊंगी घर, कहाँ से लाऊंगी घास फूस और दीवारें खड़ी करने की हिम्मत। मर्सी आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान जी, मेरी माँ की घर बनाने में मदद करो, वो बहुत दुखी है। कहते हैं कि बच्चों की प्रार्थना आप तक पहुँच जाती है। बोलो, करोगे ना मदद? बोलो। मर्सी ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि उसके घर के आसपास बहुत बड़े बड़े घास फूस उगाए हैं। माँ, जल्दी देखो, ये अचानक से कितने बड़े घास फूस उगाए हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है मर्सी, अभी तो मैं यहाँ से मिट्टी हटा ही रही थी, तब तो कुछ नहीं था। माँ, इसी फूस से हम अपना घर बनाते हैं, मैं आपकी मदद करती हूँ। उन दोनों ने वहां से धीरे धीरे सारी मिट्टी हटाई और जैसे ही ललिता उस घास फूस को काटने लगी तभी वहां और नया फूस उगाता। ललिता डर गई और पीछे हट गई। तभी वहां से आवाज आई, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमें तो तुम्हारी मदद करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। भगवान ने भेजा है? हाँ, भगवान ने भेजा है। मर्सी जैसी प्यारी बच्ची की पुकार भगवान भला कैसे नहीं सुनते। भगवान ने आदेश देकर भेजा है कि हमें तुम्हारे लिए एक फूस का घर बनाना है। तुम जल्दी हमें काटो ताकि हम तुम्हारे लिए एक प्यारा सा फूस का घर बना सकें। उनकी बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी फूस काटने लगी। जैसे ही वो फूस काट कर रखती, वो घर का आकार ले लेता। कुछ ही घंटों में एक सुंदर और मजबूत घर बन चुका था। मर्सी ने कहा, धन्यवाद भगवान जी, आपने हमारी मदद करी और इस फूस को हमारा घर बनाने के लिए भेजा। तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद फूस। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना मर्सी, क्योंकि जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो। ये सब फूस के जादू का नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इस घर में अब तुम्हें अब कभी गर्मी नहीं लगेगी। माँ देखो, हमारा घर कितना ठंडा है, बुआ के घर से भी ठंडा। अब मैं कभी बुआ के घर नहीं जाऊंगी। माँ सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कहाँ ध्यान है आपका? मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पिताजी का खेत का जो टुकड़ा पड़ा है उसमें भी ये फूस के घर बना लेती हूँ। गर्मियों में यहाँ लोग घूमने आया करेंगे और 1-2 दिन रुककर चले जाया करेंगे। इससे हमें किराया मिलता रहेगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लोग ग्रामीण क्षेत्र में गर्मियों की छुट्टियों में घूमने आते और जितने दिन मन करता उतने दिन वहां रुककर चले जाते। गर्मियों में इतने ठंडे घर पहाड़ियों पर भी नहीं थे। उस फूस के घर को देखकर सब खुश हो जाते। लोग फूस का घर दूर दूर से देखने आने लगे। ललिता को आमदनी होने लगी, जिससे वह और जमीन खरीदकर फूस के घर बनाने लगी, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगी। फूस के घर ने ललिता की जिंदगी ही बदल दी।